वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अपना होम का टैब जो है कंप्लीट कर लिया था। और इंसर्ट के टैब में कुछ ऑप्शंस हमने यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह। आज की क्लास में हम टेबल्स के हवाले से सीखने जा रहे हैं कि टेबल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो टेबल से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल होता क्या है। तो बेसिकली टेबल आप यहाँ से जितना चाहे मर्जी छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 4x4 का ये टेबल एक बनाता हूँ। ठीक है, टेबल की डेफिनेशन पहले आप सुन लें कि टेबल की जो डेफिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अगर इस तरीके से आप ये वर्टिकली देखें तो ये आपके पास ये टेबल का एक कॉलम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर टोटल 4 कॉलम्स इस वक्त हैं। और अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली टेबल के ये जो आपके पास एक लाइन होती है इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नॉन एज टेबल। तो टेबल की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास 4 रोज हैं और 4 हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, अब टेबल से रिलेटेड कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है टेबल का, इसको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके अलावा ये तीसरा सेल है, और इस तरीके से आपके पास डिफरेंट सेल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। ठीक है, तो होपफुली इतना तो आप सब लोगों को आइडिया हो गई। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेबल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी चीज डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि हम सीवी बनाना सीखेंगे, तो वो जो सीवी हम बनाएंगे वो भी हम टेबल की मदद से ही बनाने वाले हैं। लेकिन पहले हमें टेबल के बेसिक ऑप्शंस जो हैं वो तमाम पता होने चाहिए, उसके बाद ही फिर हम इसके ऊपर डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आप टेबल के किसी कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे आसान ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जो है टेबल की ये जो लाइन आपके पास आ रही है कॉलम की, इसके ऊपर अगर आप अपना माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके पास टेबल का एक कॉलम जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर कोई रो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो रो भी आपके पास इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मे भी आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरीके से एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप अपने रो को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आखिरी सेल के अंदर आकर यहाँ पर टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो टैब के बटन की मदद से क्या होगा, एक नई रो आपके पास बन जाएगी। आप जिस सेल में मौजूद हैं उस सेल में अगर आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो आप उसके अगले सेल के अंदर मूव कर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट सेल के अंदर मूव कर रहा हूँ, और अगर ये आपके टेबल का आखिरी सेल है उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई रो जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेसिक हमारे पास चीजें हैं टेबल से रिलेटेड। अब कभी कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि टेबल के कुछ कॉलम्स या रोज की जो है लेंथ को या विड्थ को हमें चेंज करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि जब आप किसी भी लाइन के ऊपर अपने माउस को लेकर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्सर है, आपका जो पॉइंटर है माउस का, वो चेंज हो चुका है। तो इसको आप ड्रैग करके अपनी मर्जी से किसी रो को या किसी कॉलम को छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी काफी सिंपल सा ऑप्शन है, ये आपको पता होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हमें टेबल से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या टेबल के साथ कर सकते हैं। प्लस में आप जिस टेबल के सेल के अंदर मौजूद हैं वहां पर आपका कर्सर अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बुक लिख देता हूँ और इसके अगले सेल में आके मैं यहाँ पेंसिल लिख देता हूँ। मैं टैब के बटन की मदद से सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर मूव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट जैसे चीजें यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से जिस सेल के अंदर आप अवेलेबल होंगे आप उस सेल के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास बेसिक चीजें टेबल को लेकर। अब बात करते हैं, जब आप किसी टेबल के ऊपर अवेलेबल हैं, जैसे आप किसी टेबल के अंदर है, यानी आपका माउस जो है वो किसी टेबल, आपका जो कर्सर है वो किसी टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, तब आप यहाँ पर नोट करेंगे टेबल टूल्स के नाम से आपके पास कॉन्टेक्चुअल टैब आ रहा है।
पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम पिक्चर के ऊपर काम कर रहे थे तो ये जो एक्स्ट्रा आपके पास टैब खुलकर आते हैं, इन टैब्स को हम कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं। तो जब हम टेबल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, टेबल के लिए हमारे पास जो है दो डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्सचुअल टैब आ रहे होते हैं। एक डिजाइन के नाम से आता है और एक हमारे पास लेआउट के नाम से आता है। अगर हम टेबल से बाहर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वो जो आपके पास दो कॉन्टेक्सचुअल टैब आ रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ टेबल को ही डील कर रहे थे, वो अब इस वक्त नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरा कर्सर जो है टेबल से बाहर आ चुका है। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो दोनों टैब जो है, यानी ये जो टेबल टूल्स वाला जो कॉन्टेक्सचुअल टैब है, ये मेरे पास सब खुलकर आ गया। तो किसी भी टेबल के अंदर आप मौजूद हैं, ठीक है, वहां पर आकर आप डिजाइन के ऊपर क्लिक करें। डिजाइन के ऊपर क्लिक करके आप जो है डिफरेंट यहाँ पर आपके पास टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। कोई भी आप स्टाइल जो आपको सूटेबल हो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रहा हो, उस हिसाब से आप अपने टेबल को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला अगर टेबल ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास बिल्कुल ही अलग किस्म का एक टेबल का स्टाइल बन चुका है, ठीक है। या अगर हम ये वाला ले लें तो आपके सामने ये टेबल का स्टाइल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, आप किस किस्म का डिजाइन चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर डिफरेंट कलर स्कीम का इस्तेमाल करके अपने टेबल के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल डिफॉल्ट पे ले चलते हैं, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल जेड की मदद से जो है, मैंने अंडू वाली आपको शॉर्टकट की भी बताई थी, उसकी मदद से मैंने दो चार स्टेप जो है मैं पीछे की तरफ गया हूँ अभी। सेकंड हमारे पास है यहाँ पर शेडिंग के नाम से। शेडिंग से मुराद ये होता है कि अगर आप किसी सेल को या किसी कुछ नंबर ऑफ सेल्स को अगर आप कलर देना चाह रहे हैं, मिसाल है मैं इन चार सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर शेडिंग के अंदर कोई कलर दे देता हूँ, तो वो पर्टिकुलर चार सेल जो है इस कलर के अंदर आपके पास चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इन दो को यहाँ पर इस्तेमाल करके दो को सिलेक्ट करके दो डिफरेंट कलर दे देता हूँ, इन चार को सिलेक्ट करके कुछ और कलर दे देता हूँ, तो ये आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने टेबल के सेल के कलर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट जो है टेबल का आप शेडिंग कलर जो है चेंज कर दें, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप पूरे के पूरे टेबल को इस तरीके से एक एक सेल को जाके सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका आपके पास होता है कि ये जो आपके पास एरो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर सिर्फ आप सिंगल टाइम क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है टेबल को सिलेक्ट करने का। यहाँ से फिर आप शेडिंग के अंदर जाके जो आपको इसको कलर देना है वो आप अपनी मर्जी का कलर फिर इसके ऊपर दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास शेडिंग। इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर स्टाइल। तो जो पर्टिकुलर मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर फिर बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर ये वाला बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है एक पेन की शेप के अंदर मतलब एक तो पेन वाली शेप के अंदर आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है। अब आप जिस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर लाइन जो है, ये जो डबल बॉर्डर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है उसके अंदर चेंज हो जाएगी। मिसाल है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास मतलब बॉर्डर है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको डिजाइनिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप कोई भी चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से डिजाइन कर रहे होंगे। तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप कलर्स भी यहाँ पर आपको पांच छह डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास सिंगल लाइन भी है और थोड़ी सी थिक लाइन है और यहाँ पर डबल लाइन आपके पास अवेलेबल है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब अगर ये पॉइंटर आपके पास से रिमूव आप करना चाह रहे हैं, यानी आप नॉर्मल अपने पॉइंटर को करना चाह रहे हैं, तो किसी भी सेल में जाकर या कहीं पर भी जाकर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो पॉइंटर है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी आपके पास डिफरेंट उसी तरीके का काम करता है। यहाँ पर आपके पास और ज्यादा बॉर्डर से रिलेटेड जो है चीजें अवेलेबल हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं अगर पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई और डिफरेंट बॉर्डर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज हम ये वाला बॉर्डर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरे टेबल को इसे करना चाहिए लेकिन ये कर नहीं रहा है। ऑल बॉर्डर, अच्छा, फिर यहाँ से जो भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे
मतलब जो भी हमने बॉर्डर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमें यहाँ से उसको बताना होगा कि हम पूरे टेबल को करना चाह रहे हैं। अगर देखें, मैं यहाँ से ये वाला बॉर्डर स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया है, ये वाले बॉर्डर्स के ऑप्शन से अगर मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स ले लेता हूँ, तो जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं मौजूद हूँ, सिर्फ ये उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर ये वाला जो बॉर्डर है वो अप्लाई करता है। अगर मैं पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके फिर उसके बाद ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे टेबल के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो तमाम के तमाम इस पर्टिकुलर बॉर्डर स्टाइल के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर फिर डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, तो आप देखेंगे कि सिर्फ नीचे आ रहा है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर है, नो बॉर्डर का भी आपके पास ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन बहुत ज्यादा काम में आपके पास आने वाला है। नो बॉर्डर से क्या होता है कि टेबल के जो सेल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन आपको जो बॉर्डर लाइन है, यानी टेबल के सेल्स की जो बॉर्डर लाइन है, वो उस वक्त आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप यहाँ से नो बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन, तब उस वक्त आपके जो सेल्स हैं वो अपनी जगह पर होते हैं, वहां पर बॉर्डर्स भी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की जो आउटलाइन होती है वो आउटलाइन जो है रिमूव कर दी जाती है। टेबल के सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पर जैसे थे वैसे ही अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। तो थोड़ी सी इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जो है काफी अच्छी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, और काफी सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये जो टेबल के ऊपर हम काम सीखने जा रहे हैं अभी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी किसी भी चीज को जो है डिजाइन करने जा रहे हैं। मैंने ये यहाँ से टेबल स्टाइल्स के अंदर जो बेसिक हमारे पास टेबल का लेआउट था वो सिलेक्ट कर लिया, ताकि टेबल जो है अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाए। तो होपफुली ये वाले जो ऑप्शन थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये हम देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चंद एक लाइंस को जो है रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे टेबल को नो बॉर्डर नहीं करना चाह रहा, यहाँ से अगर मैं पूरे टेबल को नो बॉर्डर करूंगा तो पूरा टेबल नो बॉर्डर हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक या दो लाइन को मैं नो बॉर्डर करूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से नो बॉर्डर को सिलेक्ट करूंगा, और जिस पर्टिकुलर लाइन को मुझे रिमूव करना है इसके ऊपर जाकर मैं इस पेन वाले पॉइंटर की मदद से क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि ये जो तीन आपके पास सेल थे, ये तीन चार सेल अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन नो बॉर्डर की मदद से हमने जिन जिन लाइंस के ऊपर क्लिक किया था, वो पर्टिकुलर लाइंस जो हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमूव हो गई हैं, लेकिन सेल जो है अपनी जगह पर एग्जैक्टली तौर पर मौजूद है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि ये क्या है। आखिर में फिर बॉर्डर पॉइंटर है, बॉर्डर पॉइंटर से मुराद सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके पास पेन वाला जो पॉइंटर आ रहा है वो है। जैसे ही आप यहाँ से कोई चीज सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर पॉइंटर पे क्लिक करते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ से नो बॉर्डर सिलेक्ट किया, ये पेन ऑप्शन आ गया है, और मैं डबल क्लिक करके इसको रिमूव करता हूँ, अब ये गायब हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे वो दोबारा पेन का ऑप्शन लेकर आना है, तो मैं सिंपली बॉर्डर और पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, और फिर मेरे पास वो जो आप ऑप्शन है वो वापस आ गया, और यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ। बस ये याद रखिएगा कि जब हम नो बॉर्डर की मदद से कर रहे होते हैं, तब जो है हमारे सेल अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, सिर्फ उनकी आउटलाइन जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो होपफुली यहाँ तक काफ़ी डिटेल से मैंने आपको ये जो बॉर्डर वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हमने क्या किया। इसके बाद फिर चलते हैं लेआउट के टैब के अंदर। लेआउट के टैब के अंदर आपके पास काफी डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले पहले मैं आपको बता देता हूँ क्विकली कि आपके पास इंसर्ट अबव, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और दफा बुक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस बुक के ऊपर जो है एक मतलब जो है क्या नाम है, एक रो और इंसर्ट हो जाए, या इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाए, तो मैं इंसर्ट बिलो करूंगा, तो आप देखेंगे कि बुक के नीचे जो है एक रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई है। इंसर्ट अबव करूंगा तो बुक से मतलब सॉरी जिस जगह पर आपका कर्सर होगा उससे ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ दोबारा करता हूँ इंसर्ट अबव, तो आप देखेंगे कि जिस जगह हमारा कर्सर था उसके ऊपर जो है एक रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप मौजूद होंगे, इंसर्ट लेफ्ट या राइट करने से आपके कॉलम जो है ऐड होंगे। जैसे मैं इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ, एक कॉलम ऐड हो गया, इंसर्ट राइट करता हूँ तो एक और कॉलम ऐड हो गया। तो ये आपके पास बेसिक ऑप्शन है, ये वही है जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि प्लस के ऑप्शन की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये शॉर्टकट है, ये ज्यादा आसान है, और टैब के अंदर जाकर क्लिक करना है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसके अलावा फिर अब डिलीट करने के हवाले से बात करते हैं
कि टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अगर आप टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, जैसे मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो आप नोट कीजिएगा टेबल डिलीट नहीं हुआ है, टेबल के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डिलीट हो गया है, लेकिन टेबल अपनी जगह पर मौजूद है। तो टेबल को डिलीट करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट टेबल। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल जो है कंप्लीटली तौर पर रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा लेकर आता हूँ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डिलीट के अंदर देखें तो जिस रो के अंदर मैं मौजूद हूँ, अगर मुझे सिर्फ ये वाली रो डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से डिलीट पे जाके डिलीट रो कर दूंगा, तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा इसको लेकर आता हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कॉलम कर दूंगा, तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर आप किसी एक सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिंपली डिलीट सेल करेंगे। तो अब ये पूछेगा कि सेल जो बाकी पीछे वाले जो सेल होंगे उनको क्या करना है, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी जो बाकी इसके डिलीट होने के बाद जो इस तरफ वाले सेल होंगे उनको लेफ्ट में मूव कर दो। तो हम यहाँ से इसको करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक सेल यहाँ से रिमूव हुआ है, बाकी सारे के सारे लेफ्ट में मूव कर दिए गए। तो दोबारा मैंने कंट्रोल जेड करके इसको अपने नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आ गया। ये है डिलीट करने से रिलेटेड चीज। इसका भी शॉर्टकट तरीका है, आप यहाँ से जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली इसके ऊपर अगर पूरा टेबल डिलीट करना है तो यहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा होता है डिलीट टेबल करके आप टेबल को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एक रो को डिलीट करना है तो जिस रो के अंदर आप मौजूद हैं वहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, नहीं पहले आपको रो को सिलेक्ट करना होगा, कंप्लीट रो को। जैसे मैं इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट सेल्स, और यहाँ पर अब शिफ्ट सेल लेफ्ट, क्योंकि हम पूरी की पूरी रो को डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है भी डिलीट एंटायर रो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब भी हमारे पास पूरी की पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं यहीं पर क्लिक मतलब ये सिलेक्ट कर रहने देता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ तब भी हमारी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट में मूव करने के लिए कोई सेल हमारे पास बचा ही नहीं है। तो ये डिफरेंट तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी तौर पर आपको रिक्वायर्ड होगी, तभी आप इसके ऊपर मास्टर हो सकते हैं इस चीज के, अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिजाइन के अंदर जाकर यहाँ ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे जितने भी बॉर्डर हमने रिमूव किए थे वो सारे के सारे वापस आ जाएं। अब लेआउट के टैब के अंदर मैं दोबारा जाता हूँ। लेआउट के टैब के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है टेबल इरेजर। टेबल इरेजर का काम क्या है कि ये पूरे के पूरे सेल को रिमूव करता है। जैसे लेट सपोज अगर मैं इन दो सेल्स के बीच वाली लाइन के ऊपर ये क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो इरेजर की शेप के अंदर आ चुका है। अगर मैं इसके ऊपर सिंपली एक दफा क्लिक करूंगा तो अब ये जो पर्टिकुलर सेल था ये कंप्लीटली एक सेल बन चुका है। अब जब हमने इसको नो बॉर्डर की मदद से, यानी यहाँ पर जो हमने नो बॉर्डर की मदद से सिलेक्ट किया था, तब क्या हो रहा था कि ये वाला सेल अपनी जगह पर था, ये वाला सेल अपनी जगह पर था, लेकिन जब हमने इसको इरेजर की मदद से रिमूव किया है, यहाँ पर इरेजर की मदद से क्या होता है कि ये वाला जो सेल, दो जो डिफरेंट सेल थे उनको इसने एक कंबाइंड सेल बना दिया है और बीच के अंदर जो लाइन थी उसको रिमूव कर दिया है। अब ये जो है कंप्लीटली तौर पर हमारे पास सिंगल एक ही सेल बन चुका है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अगर बुक लिखता हूँ और अब मैं अगर टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं ऑटोमेटिकली पेंसिल वाले सेल की तरफ जा रहा हूँ। मैं इस वाले सेल में नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई सेल अवेलेबल है ही नहीं। तो इरेजर का काम बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जिस जगह पर हम क्लिक करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर, तो ये अब ये चारों जो डिफरेंट हमारे पास सेल थे अब ये कंप्लीटली तौर पर हमारे पास, अच्छा बीच के अंदर एक लाइन और है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चार हमारे पास डिफरेंट सेल थे ये अब हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीटली तौर पर एक सेल बन चुका है। तो ये भी आपके पास काफी सारी जगहों पर इस्तेमाल में आएगा कि जब आप एक ही मतलब कॉलम हेडिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और दो कॉलम्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सेम हेडिंग के लिए, तो उस वक्त ये चीज आपके पास काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है।
उसके बाद फिर इरेजर के बाद हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ये बिल्कुल इरेजर का उलट है। इरेजर जो है आपके टेबल को रिमूव करता है और ड्रॉ टेबल जो है आपके टेबल को बनाता है। तो लेट सपोज जैसे अभी मैंने यहाँ पर इन चारों को रिमूव करके एक सिंगल सेल बनाया था, अब मैं इसको दो सेल के अंदर डिवाइड करना चाह रहा हूँ। यानी अगर आप एक सेल को दो सेल के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये पेंसिल का ऑप्शन आपके पास आता है और आप सिंपली जहां पर कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे वहां पर आपके पास ये ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर दो सेल यहाँ पर बना देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अलग सेल बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक अलग सेल बन चुका है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर तो हमारे पास आया ही नहीं है। ये सेल तो बन गए हैं, बॉर्डर हमारे पास आया नहीं है। बॉर्डर इसलिए नहीं आया है क्योंकि जब डिजाइन के टैब के अंदर अगर आप देखें तो हमने यहाँ से नो बॉर्डर सिलेक्ट किया। तो यहाँ से सिंपली हम जो है एक सिंगल बॉर्डर वाला सिलेक्ट करते हैं। अब ये पेन हमारे पास आ गया है और अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब ये सिंगल बॉर्डर जो है हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं किसी भी चीज को ड्रॉ टेबल की मदद से कहीं पर भी कोई चीज ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज मैं इन यहाँ पर एक रो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल को हमने हॉरिजॉन्टली जो है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये अब आपके सामने आ रहा है। ये लाइन अब क्यों आ रही है? क्योंकि अब हमने जो है डिजाइन के टैब में यहाँ से बॉर्डर सिंगल बॉर्डर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए अब सिंगल बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई और बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ और ड्रा टेबल वाली ऑप्शन की मदद से कहीं और मैं कोई और कुछ और ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर इन तमाम सेल्स को डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये जो भी ऑप्शन आपने डिजाइन के टैब के अंदर सिलेक्ट किया हुआ होगा उसी पर्टिकुलर बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपका जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये टेबल का जो ऑप्शन है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये ड्रा टेबल का काम क्या है, इरेज टेबल का काम क्या है। और इरेजर में और नो बॉर्डर वाले के अंदर फर्क ये है कि नो बॉर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ टेबल की बॉर्डर्स को रिमूव करता है लेकिन सेल अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। इरेजर का काम क्या होता है कि वो आपके टेबल के सेल्स को ही कंप्लीटली तौर पर रिमूव कर देता है। इसी तरीके से ड्रा टेबल जो है आपके सेल को ड्रॉ करता है। अगर आप टेबल के अंदर कहीं पर कोई चीज ड्रॉ करना चाह रहे हैं या टेबल के किसी सेल को दो हिस्सों में या चार हिस्सों में पांच हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉ टेबल की मदद से आराम से कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल के नाम से। अब मर्ज सेल का काम भी बिल्कुल वही है जो तकरीबन इरेजर का काम था। बस इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो सेल्स मर्ज करवाने, मर्ज से मुराद है मिलाना। तो अगर हम इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम एक दफा सिंगल मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करें तो अब ये तमाम सेल्स जो है रिमूव हो गए हैं और ये सिंगल एक सेल अब बन चुका है। इसी तरीके से स्प्लिट सेल आपके पास है कि आप जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर अवेलेबल है और आप उसको दो या चार पांच हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये आपसे पूछेगा पहले, जैसे मैं स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये पूछेगा कि जिस सेल में आप मौजूद हैं उसको कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। मैंने इसको कहा कि आप इसको तीन कॉलम्स में, ठीक है, और दो रोज के अंदर डिवाइड कर दें। यहाँ पर अगर मैं दो रो लिख देता हूँ, तीन कॉलम और दो रोज के अंदर, तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर तीन कॉलम्स और दो रो हमें बनाकर दे देगा। तो द नंबर मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ थ्री। अच्छा, ये कह रहा है कि जितने कॉलम्स आपने इस्तेमाल किए हैं, तो अगर हम यहाँ पे थ्री लिखते हैं तो अभी आप देखेंगे कि इसने 3/3 का इस पर्टिकुलर कॉलम को डिवाइड कर दिया। तो ये वाला ऑप्शन इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है क्योंकि जो भी चीज हमें रिमूव करनी होती है या ऐड करनी होती है वो आमतौर पर हम ड्रॉ टेबल या इरेजर की मदद से कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा आसान तरीका रहता है। तो होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि अभी तक हमने क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। एक दफा जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और फिर बाद में जो है आपको जब असाइनमेंट मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो काइंडली एक दफा लाजमी तौर पर जो जो ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल है हमारे पास कि यहाँ से जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप अवेलेबल होंगे वहां से ये क्या करेगा, आपके टेबल को दो टेबल्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना और मर्ज का मतलब होता है आपस में मिलाना। तो स्प्लिट टेबल, दो टेबल्स के अंदर आपने इसको डिवाइड कर दिया, और मर्ज का मतलब दो सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में
मिलाना। तो ये तो बात बहुत ही सिंपल किस्म के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं टेबल को नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेकर चले जाता हूँ। जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास टेबल अवेलेबल था, ठीक है। अब ये कुछ हमारे पास टेबल बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट के नाम से। अगर हम ये आमतौर पर फिक्स कॉलम विद हमारे पास डिफॉल्ट के अंदर सिलेक्ट हुआ होता है। अगर हम यहाँ से देखें, इस वक्त कुछ सेल के अंदर डेटा नहीं है और कुछ सेल के अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट करता हूँ तो कंटेंट के हिसाब से आपका टेबल जो है वो अपने विद को कम कर देगा। तो जैसे ही मैं ऑटो फिट कंटेंट करता हूँ तो देखें, जैसे जैसे आप इसके अंदर डेटा लिखते चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक दफा पेंसिल और लिखता हूँ तो ये जो सेल है, पेंसिल इज यूज्ड फॉर राइटिंग। अब मैंने पेंसिल इज यूज्ड फॉर राइटिंग जैसे ही लिखा तो ये जो सेल है ये ऑटो फिट अपने हिसाब से अपने आप को इस टेबल के अंदर फिट कर रहा है। तो ये ऑटो फिट कंटेंट का काम। इसके बाद हमारे पास है ऑटो फिट विंडो। अगर आपके पास टेबल जो है कम विड्थ के अंदर है, यानी वो पूरी की पूरी विंडो की विड्थ के ऊपर नहीं है, तो ऑटो फिट विंडो करने से क्या होगा, आपका जो टेबल है वो पूरी की पूरी विड्थ के विंडो की जो विड्थ होगी आपकी, यानी जो पेज की आपकी विड्थ है, पेज की जो चौड़ाई है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। और इसके अलावा ऑटो फिक्स कॉलम विद, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सिलेक्ट ही होता है कि आप अपने कॉलम को जितने विद के ऊपर रखना चाह रहे हैं। ये नॉर्मली हमारे पास डिफॉल्ट में सिलेक्टेड होता है कि जितने विद के ऊपर आप इसको रखना चाह रहे हैं आप अपनी मर्जी से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइट और विद का। तो जिस पर्टिकुलर सेल में आप अवेलेबल हैं, अगर आप यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाना शुरू करेंगे तो जिस सेल के अंदर आप अवेलेबल हैं उस सेल की जो है हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जिस सेल के अंदर मौजूद हैं उसकी विथ को आप बढ़ाना शुरू करें तो उस पर्टिकुलर कॉलम की जो विथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये तो आप अपनी मर्जी से जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम रोज और तमाम की तमाम कॉलम जो है सेम विथ के और सेम हाइट के रहें, तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज के ऊपर क्लिक करते हैं। आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें पहले, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो ऑटोमेटिकली जितना बड़ा आपका टेबल बना होगा ये ऑटोमेटिकली उतने ही मतलब विथ के ऊपर अपने आप को सेट कर देगा। हर रो को इक्वल विद मिलेगी। अगर आप देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी हाइट, सॉरी विद नहीं हाइट मुझे कहना था, तो 0.77 इसकी हाइट है। इसके नीचे वाले में हम आते हैं, इसकी हाइट भी 0.77 है यहाँ पर, और इन तमाम की जो हाइट है वो 0.77 है। इसी तरीके से अगर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करके विद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि हर कॉलम की जो विद है वो भी अब सेम हो जाएगी। जैसे इसकी आप विद देखें 3.3, इसकी भी 3.3। तो अगर आपको इक्वल रोज और कॉलम्स के मतलब हाइट और विद बराबर रखनी है तमाम के तमाम सेल्स की, तब आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल ऑप्शन है, क्योंकि हमें एक एक सेल को या एक एक कॉलम को मतलब मैन्युअली जाकर सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, या मैन्युअली जाकर उसके अंदर हमें चेंजेस नहीं करनी होती है। हम यहाँ से डायरेक्टली तमाम रोज को और तमाम कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वली। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपके पास है ये काफी ज्यादा सिंपल ऑप्शन है। आपके टेक्स्ट जो है वो आपके सेल के अंदर किस जगह पर होना चाहिए। लेट सपोज मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इरेजर। अब ये जो है अभी इस वक्त आप देखें ऑप्शन मेरे पास ये वाला सिलेक्टेड है। जिस सेल के अंदर आप अवेलेबल होंगे सिर्फ ये वहीं पर आपको जो है रिजल्ट दिखाएगा या वहीं पर इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला सेंटर ले लेता हूँ तो आपका ये देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ रहा है। अगर मैं ये राइट वाला ले लेता हूँ, या इनके ऑप्शन को भी आप पढ़ के देख सकते हैं, जैसे ये अलाइन सेंटर है तो ये चारों तरफ से सेंटर के अंदर लेकर आ जाएगा। ये इस ऑप्शन का नाम अगर आप पढ़ें तो इसका नाम होगा अलाइन सेंटर लेफ्ट, यानी सेंटर में तो लेकर आएगा लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर। ये आपके पास नाम होगा अलाइन बॉटम सेंटर, तो ये सेंटर में तो लाएगा लेकिन बॉटम की तरफ से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने टेक्स्ट को टेबल में किस जगह रखना चाह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक सेल के ऊपर करें। अगर आप पूरी कॉलम को सिलेक्ट, पूरे रो को या पूरे कॉलम को, या अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करके भी करते हैं तब भी आपके पास ये जो ऑप्शन है ये काम करेगा।
अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रो को सिलेक्ट किया है, तो ये अलाइन सेंटर से ये सेंटर के अंदर आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे टेबल के अंदर अब आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको सेंटर में ही लिखने का ऑप्शन देगा, क्योंकि आपने टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर में लिखने का ही यहाँ पर इसको कह दिया। लेट सपोज मैं यहाँ पर स्केल लिखता हूँ, तो ये आपके पास जो है, अब मैं किसी भी सेल के अंदर कुछ भी लिखूं वो मुझे सेंटर के अंदर ही ऑप्शन दे रहा होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप हेडिंग्स वगैरह अपने टेबल के अंदर दे रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हेडिंग जो है वो सेंटर के अंदर आए, तो हम सिर्फ ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करके सेंटर यहाँ से दे देते हैं, अलाइन सेंटर, और बाकी जितना टेक्स्ट हमारे पास होता है उन सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ से अलाइन सेंटर लेफ्ट कर देते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आए। और जो हेडिंग है, लेट सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ हेडिंग 1, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं, डिजाइन के टैब के अंदर जाकर यहाँ पर कोई और डिफरेंट स्टाइल्स में ले लेता हूँ, लेट सपोज ये वाला हम स्टाइल ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि और पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसको हम डिस्ट्रीब्यूट रोज कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम भी कर देते हैं, ताकि इक्वली हमारे पास जो है ये हमारे पास टेबल बन जाए। तो अब आप देखें टेबल का स्टाइल भी काफी अच्छा हो गया है। जो हेडिंग्स हैं इनको अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन सेंटर लेफ्ट कर दूं, और सॉरी अलाइन सेंटर ही कर देते हैं, और ये जो जितना भी टेक्स्ट है को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर लेफ्ट कर देते हैं, तो आप देखें कितनी आसानी से पूरे के पूरे टेबल को हमने एक बहुत ही अच्छा सा लुक दे दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस किस्म का टेबल बनाना है। तो टेबल भी आपको काफी सारे बनाने पड़ेंगे आपके, मतलब थ्रू आउट ये 4 साल का जो कोर्स है इसमें काफी सारी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही आपको इस्तेमाल करना होगा काफी सारी चीजें लिखने के लिए। आपको कुछ प्रेजेंट मतलब थीसिस वगैरह भी लिखनी होगी। कुछ टीचर्स जो है असाइनमेंट के अंदर आपको मतलब 1 चैप्टर 2 चैप्टर लिखने के लिए भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली टेबल की मदद से ही आप लोग अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो टेबल के ऊपर आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस तरीके से चीज़ों को आसानी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई चीज इसको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा, उसको फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, अगर आप एक दफा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कल को फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन के बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। अब मैं क्विकली इसको खत्म करता हूँ, आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई है। इरेजर लेट सपोज हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें इरेजर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आ गया। और ये आपके पास फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है किस डायरेक्शन के अंदर लिखना चाह रहे हैं। ये अब आपके पास कब काम में आएगा, लेट सपोज आपकी हेडिंग जो है वो हेडिंग का नाम जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा आना है, लेट सपोज आपके स्टूडेंट के नंबर हैं, आप स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नंबर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर जो है वो या तो इस फॉर्मेट में होते हैं ना 89 56 67 78, तो नंबर जो है छोटे होते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम जो है वो काफी बड़ा होता है। लेट सपोज उस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब ये केमिस्ट्री, अब देखें ये वाली जो स्पेस हमारे पास जाया हो रही है टेबल की, अगर आप टेबल की स्पेस को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो तो सिर्फ 2 या 3 लेटर्स के अंदर ही होगा, और जो आपकी हेडिंग है टेबल की, जो टेबल के कॉलम की जो हेडिंग है वो काफी बड़ी है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस तो रिक्वायर्ड होगा ही, ताकि ये कम्प्लीटली तौर पर सही से हमें नजर आए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपकी जब इस तरीके से आ जाएगी, तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इसको मैं यहाँ से इस तरह छोटा कर देता हूँ। तब आप देखेंगे कि ये जो और इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ताकि आपका जो डेटा है वो भी सेंटर में है। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने काफी सारी स्पेस बचा रही है, और ये जो डेटा था
अब ये जो डेटा था ये सिंगल हमारे पास एक कॉलम के अंदर और बहुत छोटी सी स्पेस के अंदर आ रहा, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट डायरेक्शन वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी मर्जी से कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने टेबल के अंदर काम कर सके। अगर आपने 9th मैट्रिक वाली अगर मार्कशीट को देखा हो तो मार्कशीट के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए आ रहे होते हैं और सब्जेक्ट के नेम्स के नीचे फिर डेटा भी कुछ इसी तरीके से आपके पास आ रहा होता है। तो ये भी उन्होंने यही ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ होगा होपफुली, या अगर उन्होंने किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब मार्कशीट बनाई हो तो उन्होंने भी वहां पर टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज किया हुआ होगा। इसके बाद फिर सेल मार्जिन की हम बात करते हैं। सेल मार्जिन से मुराद क्या होता है? मार्जिन का मतलब पहले आप समझ लें, मार्जिन का मतलब होता है स्पेस, यानी आप सेल के अंदर कितनी जगह देना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जब मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस इसने छोड़ा हुआ है, तो ये जो स्पेस इसने छोड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। अगर आप देखें ऊपर से भी थोड़ा सा स्पेस है, नीचे भी थोड़ा स्पेस है और राइट की तरफ सॉरी हाँ ये राइट की तरफ से भी हमारे पास स्पेस होगा, तो ये जो सेल मार्जिन है, अब ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आप किस जगह से कितना मार्जिन देना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं टॉप से बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 6 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर जो है आपके टेबल के अंदर हर सेल के अंदर ये इसका इफेक्ट आ रहा है, हर सेल में आ रहा है। हर सेल में नहीं आना चाहिए, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। अभी मैं सिर्फ एक सेल के अंदर हूँ। अगर मैं अच्छा ये टेबल ऑप्शन, तो ये ओवरऑल पूरे टेबल को ही ये करेगा, तो ये पूरे टेबल के ऊपर इफेक्ट आएगा। हाँ ठीक है, तो ये पूरे टेबल का ही ऑप्शन है, तो पूरे टेबल के ऊपर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो सेल मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि आप किस जगह से यानी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से कितना कितना मार्जिन देना चाह रहे हैं, ये आपके पास डिफाइन करा होता है ये वाला ऑप्शन। वैसे ये आमतौर पर इतना ज्यादा काम में नहीं आता है, क्योंकि अगर हमें मार्जिन वगैरह देनी होती है तो हम नॉर्मली इस तरीके से अपने सेल को छोटा या बड़ा करके और फिर इन ऑप्शन की मदद से ऊपर या नीचे कर लेते हैं, तो मार्जिन वाला ये जो ऑप्शन है ये इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद शॉर्ट है। शॉर्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि या जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसको शॉर्ट करके छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के अंदर, जैसे अगर आप असेंडिंग में करते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छोटी नंबर्स थे वो ऊपर की तरफ आ गए और जो बड़े नंबर्स थे वो नीचे की तरफ आ गए। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। शॉर्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम इसके बारे में इतने ज्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चीजें हैं ये हम एक्सेल के अंदर भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट, चलो ये मैं बता देता हूँ। बाकी ये फॉर्मूलाज वगैरह ये हम एक्सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में फिलहाल हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। फिलहाल क्या है कि अगर आप किसी टेबल को रिमूव करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि टेबल का डेटा आपके पास अवेलेबल रहे, वो अपनी जगह ना छोड़े, तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो आप ये पूछेगा कि आपको का जो टेबल का डेटा है वो किस शेप के अंदर चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं टैब लेके इसको ओके करता हूँ, जैसे ही मैंने टैब लेके ओके किया तो इसने टेबल को रिमूव कर दिया है, लेकिन जो टेबल का डेटा था वो उसने हर सेल का डेटा मुझे दिया, एक सेल का डेटा फिर टैब, फिर दूसरे सेल का डेटा फिर टैब, फिर तीसरे सेल का डेटा फिर टैब, इस तरीके से टैब की फॉर्मेट के अंदर इसने मुझे डेटा दे दिया। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लेआउट के अंदर जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ और इस दफा मैं कॉमा ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखें कि इसने हर सेल का डेटा मुझे दिया है और कॉमा की मदद से उसको उसने सेपरेट कर दिया है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और मैंने तकरीबन जो मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस हैं वो काफ़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली इसके ऊपर आप लोग अच्छे से काम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इस टेबल के अंदर जो जो ऑप्शन अभी हमने सीखे हैं इनकी मदद से ही हम अपने सीवी को जो बनाना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि जब तक हम उस सीवी वाली क्लास तक पहुंचेंगे तब तक आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ताकि सीवी के अंदर मैं आपको एक एक ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि किस ऑप्शन का क्या काम है, वहाँ पे हम डायरेक्टली डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको सारे ऑप्शन पता होंगे तो आप आराम से समझ लेंगे, वरना आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि ये मैंने क्या किया। तो इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसके अगले ऑप्शंस को देखना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।